हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं जीएसटी में टीडीएस टीसीएस चैप्टर का रिवीजन। टीडीएस का सेक्शन हम पढ़ेंगे सेक्शन 51 और टीसीएस का पढ़ेंगे सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो पहला सेक्शन सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट टीडीएस। तो टीडीएस डिडक्ट किन लोगों को करना होगा, इसका मतलब टीडीएस डिडक्टर किन को करना है। देखिए, जीएसटी के एंगल से बात करें तो दो पार्टीज होती हैं, सप्लायर और रेसिपिएंट। रेसिपिएंट को सप्लायर का टीडीएस डिडक्ट करना होगा अगर रेसिपिएंट ये लोग हैं। अगर रेसिपिएंट की लिस्ट दे रखी है, अगर रेसिपिएंट इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो वो सप्लायर का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो रेसिपिएंट अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, लेकिन टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है अगर रेसिपिएंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो रेसिपिएंट हैं सप्लाई के तो वो सप्लायर का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। इसके अलावा कोई लोकल अथॉरिटी है या गवर्नमेंट एजेंसी है या कोई गवर्नमेंट बॉडी है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी बोर्ड या बॉडी है जो सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी एक्ट के तहत सेटअप हुई है या फिर एस्टेब्लिश डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन एट लीस्ट 51 है, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल इक्विटी पार्टिसिपेशन कम से कम 51% गवर्नमेंट का स्टेक है, ऐसी अथॉरिटी बोर्ड या बॉडी भी टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है अगर ये उस सप्लाई की रेसिपिएंट है। तो हम पढ़ रहे हैं रेसिपिएंट की लिस्ट। वो रेसिपिएंट सप्लायर का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। जैसे मैंने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई दिया, मैं एक नॉर्मल सप्लायर हूं, मैंने एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई दी है, तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रेसिपिएंट है, वो मेरा सप्लायर का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अब एक बात और समझते हैं, कोई सोसाइटी है जो एस्टेब्लिश की है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी ने अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, या पीएसयू है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या कोई ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन है रेसिपिएंट है जो मेटल स्क्रैप की सप्लाई रिसीव कर रहा है, ऐसा रेसिपिएंट जो मेटल स्क्रैप की सप्लाई रिसीव कर रहा है रेसिपिएंट है, और सप्लायर सामने अदर रजिस्टर्ड पर्सन है। सप्लायर रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट कौन है, वो भी रजिस्टर्ड है, लेकिन वो मेटल स्क्रैप की सप्लाई रिसीव कर रहा है, रेसिपिएंट है, तो रेसिपिएंट सप्लायर का टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है। अच्छा, टीडीएस की रेट क्या है, 2% है इन जनरल। अगर इंट्रास्टेट सप्लाई हुई तो उस केस में 1% सीजीएसटी प्लस 1% इक्विवेलेंट एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगेगा। टोटल इफेक्टिवली 2% टैक्स रेट है टीडीएस की, ठीक है। लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई के मामलों में 2% आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखो कि टीडीएस की रेट 2% है। अब ये टीडीएस डिडक्ट कर लेगा रेसिपिएंट, तो रेसिपिएंट को हम यहां पर टीडीएस डिडक्टर बोलेंगे, वो टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। और किसका डिडक्ट कर रहे हैं, सप्लायर का डिडक्ट कर रहे हैं, तो सप्लायर को क्या बोलेंगे, डिडक्टी। लेकिन टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी रेसिपिएंट पर तभी आएगी जब सप्लायर ने उसको टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई की हो अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनना, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई की हो अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सीडिंग 2,50,000, तो ही रेसिपिएंट सप्लायर का टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है। अब इस 2.5 लाख की काउंटिंग में सीजीएसटी एसजीएसटी मतलब जीएसटी कंपोनेंट एक्सक्लूड करके देखा जाएगा। तो ये जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई देखनी है एक्सीड कर रही है 2.5 लाख रुपए को, इसके अंदर जीएसटी कंपोनेंट इंक्लूड नहीं होगा। अब एक बात ध्यान रखना, ई वे बिल चैप्टर में मैंने बोला था कि जीएसटी कंपोनेंट इंक्लूड होता है, कंसाइनमेंट वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए जीएसटी कंपोनेंट इंक्लूड होता है, ठीक है। और इन जनरल तो एक्सक्लूड ही होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में जीएसटी कंपोनेंट इन जनरल इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों पर ये टीडीएस के प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे। मैं आसान लैंग्वेज में बोल दूं, अगर रेसिपिएंट भी टीडीएस डिडक्टर है और सप्लायर भी टीडीएस डिडक्टर है, तो एक टीडीएस डिडक्टर दूसरे टीडीएस डिडक्टर का टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। तो जैसे एक पीएसयू ने दूसरे पीएसयू को सप्लाई दी, ठीक है, चाहे वो डिस्टिंक्ट पर्सन है चाहे नहीं है, एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में टीडीएस डिडक्शन नहीं होगा। दूसरा केस, एक टीडीएस डिडक्टर दूसरे टीडीएस डिडक्टर को सप्लाई कर रहा है,
उन केसेस में भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, वो रेसिपिएंट है, मेटल स्क्रैप की सप्लाई कर रहा है और सामने रजिस्टर्ड सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, तो उस केस में तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल होगा। यहां हम इस पॉइंट नंबर जी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं डिडक्टर, यानी रेसिपिएंट ने डिडक्टी का टीडीएस डिडक्ट कर दिया। ठीक है, डिडक्शन की लायबिलिटी तभी आ रही है जब टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सीडिंग ₹2,50,000 हो। ठीक है, तो टीडीएस डिडक्ट करके जो रेसिपिएंट डिडक्टर है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। जिस महीने टीडीएस डिडक्ट किया है उस मंथ से अगले महीने की 10 तारीख तक। अब इसको आप डायरेक्ट टैक्स से कंपेयर करो। डायरेक्ट टैक्स में अगले महीने की 7 तारीख तक टीडीएस डिपॉजिट कराना पड़ता है गवर्नमेंट को। यहां जीएसटी में टीडीएस डिडक्शन करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कब तक कराना है? जिस महीने टीडीएस डिडक्शन किया उसके अगले महीने की 10 तारीख तक। तो डीटी में 7 तारीख, और लेकिन मार्च का महीना वहां पर रिसेप्शन है। मार्च महीने का टीडीएस आप डायरेक्ट टैक्स में 30 अप्रैल तक डिपॉजिट करा रहे हो। वो डायरेक्ट टैक्स की बातें अलग रखो, जीएसटी में वो काम नहीं आएंगी। यहां पर जीएसटी में बात क्या है? कोई भी महीना हो अप्रैल टू मार्च, उसका टीडीएस जिस महीने आपने डिडक्ट किया है उसके अगले महीने की 10 तारीख तक आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। चलिए, तो फिर अब बात करते हैं जो डिडक्टर है मतलब रेसिपिएंट, वो डिडक्टी को मतलब सप्लायर को टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेगा इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 7A। टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेगा। उसके अंदर वो क्या मेंशन करेगा कि उसके अंदर वो मेंशन करेगा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है, कितना टीडीएस की रेट है, कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया है, कितना गवर्नमेंट को पे किया है और अदर पर्टिकुलर्स। तो जीएसटीआर 7A मतलब टीडीएस सर्टिफिकेट के कंटेंट्स क्या होंगे, सर्टिफिकेट नंबर उसमें मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा डिडक्टर का जीएसटीआर नंबर और नेम उस पर मेंशन होना चाहिए। डिडक्टी का जीएसटीआर नंबर और डिडक्टी का लीगल नेम, और अगर ट्रेड नेम भी है तो वो ट्रेड नेम भी उस जीएसटी सर्टिफिकेट जीएसटीआर 7A के ऊपर मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा किस पीरियड में टीडीएस डिडक्ट किया गया है और अकाउंट फॉर कब रिपोर्टिंग उसकी टीडीएस रिटर्न के अंदर करनी पड़ती है जीएसटीआर 7 में, कौन से महीने में उसको रिपोर्ट किया गया है, और वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या था और टीडीएस अमाउंट कितना है, ये सब टीडीएस सर्टिफिकेट मतलब जीएसटीआर 7A के ऊपर मेंशन होना चाहिए। अब टीडीएस की क्रेडिट किसको मिलेगी? उस डिडक्टी सप्लायर को मिलेगी। डिडक्टी सप्लायर को मिलेगी टीडीएस की क्रेडिट, और ये उसको रिफ्लेक्ट कहां होगी? ध्यान से सुनिए, टीडीएस की क्रेडिट आपको लगता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आएगी डिडक्टी के, बट नो, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आएगी। याद रखने लायक बात ये है, डिडक्टी को वो टीडीएस की क्रेडिट रिफ्लेक्ट कहां होगी? वो उसको उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, और वो कब रिफ्लेक्ट होगी? जब उधर से टीडीएस डिडक्टर मतलब रेसिपिएंट अपना जीएसटीआर 7 मतलब टीडीएस का रिटर्न फाइल करेगा। तो उधर से सप्लाई जो रेसिपिएंट है टीडीएस का रिटर्न फाइल करेगा टीडीएस डिडक्टर, तब इधर डिडक्टी को उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो टीडीएस की क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, शो हो जाएगी। अब उधर टीडीएस डिडक्टर ने टीडीएस काटा है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराए, हम पढ़ चुके हैं जिस महीने काटा है उसके अगले महीने की 10 तारीख तक जमा कराए गवर्नमेंट को। लेकिन अगर जमा नहीं कराता तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को टीडीएस तो वसूलेगी ही, साथ ही साथ विथ इंटरेस्ट वसूलेगी 18% पर एनम। और यहाँ पर टैक्स रेट, ये इंटरेस्ट की रेट कम आ रही है 18% पर एनम अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 वाली। फिर बात समझिए, अगर टीडीएस डिडक्टर डिफॉल्ट करता है टीडीएस के लिए तो उस सिचुएशन में डिमांड निकाली जाएगी एज पर सेक्शन 73, 74, 74A के हिसाब से। अब बात करते हैं, अगर एक्सेस और एरोनियस डिडक्शन हो गया तो क्या डिडक्टर या डिडक्टी को रिफंड मिलेगा? तो हाँ, इन जनरल मिल जाएगा, बट एज पर सेक्शन 54 मिलेगा। देखिए, जीएसटी में रिफंड एज पर सेक्शन 54 ही मिलता है। तो अगर एक्सेस टीडीएस डिडक्शन हो गया या एरोनियस टीडीएस डिडक्शन हो गया तो रिफंड डिडक्टर को भी मिल सकता है, डिडक्टी को भी मिल सकता है, बट वो मिलेगा एज पर सेक्शन 54। लेकिन एक खास बात, वो टीडीएस जो डिडक्ट हुआ था डिडक्टी सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो गया है। डिडक्टी सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो गया है, शो हो रहा है उसको वो टीडीएस की क्रेडिट। तो फिर
रिफंड नहीं दिया जाएगा। किसको? टीडीएस डिडक्टर को रिफंड उस केस में नहीं दिया जाएगा, ग्रांट नहीं किया जाएगा। अब एक खास बात समझिए, कुछ सिचुएशन में टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। इवन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर एक कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख को एक्सीड हो रहा हो तब भी टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इस पर 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखने लायक बात आपकी क्या है? लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में। अब इस बात को शॉर्ट में बोलूं, इस बात को शॉर्ट में बोलता हूं, LOR और POS ये दोनों सेम स्टेट में है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन जो रेसिपिएंट का हो रखा है, वो रेसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन मतलब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट वो दूसरे स्टेट में है। कुछ वर्ड्स को आप पकड़ लेना अच्छी तरह से, क्या है कि चीजें बहुत ही घूमेंगी, लेकिन जो क्रक्स है, जो ध्यान रखने वाली बात है, वो तो सिर्फ ये 2 लाइनें ही हैं। ये 2 लाइनें ही आपको अगर अच्छी तरह से याद हो जाए तो फिर आगे का इतना पार्ट ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुनिए दोबारा, LOS POS एक स्टेट में, LOR मतलब रेसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन दूसरे स्टेट में, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए, LOS और POS स्टेट ए में है और LOR रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट या हम बोले लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट वो दूसरे स्टेट में, स्टेट बी में, तो उस केस में टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो अब इतना सारा ये जो मसाला है वो आपको सब याद हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, मैं इस बात को लिख देता हूं दोबारा। ठीक है, तो LOS प्लस POS मतलब लोकेशन ऑफ सप्लाई प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई, वो दोनों आपके अगर स्टेट ए में है, और जो आपका लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है मतलब रजिस्ट्रेशन जहां पर रेसिपिएंट का है वो स्टेट बी में है, तो आपको इस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। तो ये सिचुएशन हो गई आपकी नो टीडीएस वाली, समझ गए? चलो अब आगे जो दे रखा है वो एक बार पढ़ तो लेते हैं। देखो, अगर सारे LOS POS LOR सब सेम स्टेट में, सप्लायर का लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई और रेसिपिएंट का लोकेशन, रजिस्ट्रेशन सेम स्टेट में है, तो उस सिचुएशन में ये इंट्रा स्टेट सप्लाई का मामला बनता है। तो इस केस में क्या होगा? CGST SGST लगेंगे आधे आधे। ठीक है, तो 1% CGST SGST लग जाएंगे। ये इंट्रा स्टेट सप्लाई का मामला हुआ। रीजन LOS POS और LOR एक ही स्टेट में है। अब एक बात समझना, अगर आपका LOS और POS डिफरेंट स्टेट में, LOS POS डिफरेंट स्टेट में, इस केस में भी टीडीएस एप्लीकेबल है, लेकिन डिफरेंट स्टेट में है बट इस केस में टीडीएस एप्लीकेबल है। ये मामला हो जाएगा आपका इंटर स्टेट सप्लाई का। इस केस में IGST लगेगा 2%। ठीक है, और उसकी क्रेडिट जो डिडक्टी है उसको उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में, इन दोनों ही केसेस में डिडक्टी को उसकी टीडीएस की क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पहला वाला मामला इंट्रा स्टेट सप्लाई का था, दूसरा वाला इंटर स्टेट सप्लाई का है। ये तो आसान बात है। अब जो बात मैंने ऊपर बोली वो मुद्दा दोबारा उठाते हैं। आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट ए में है, जबकि रेसिपिएंट लोकेटेड है स्टेट बी में। मैं ये वाला मुद्दा उठा रहा हूं, तो इस केस में टीडीएस डिडक्शन करना ही नहीं है, लायबिलिटी ही नहीं है। समझे बात? और इस केस में जो सप्लायर है मतलब डिडक्टी है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो टीडीएस की क्रेडिट रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, क्योंकि इस केस में टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया जाएगा। सुना आपने? तो इस बात को हम एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से। देखिए, LOS POS अगर सेम स्टेट में, स्टेट ए में, लेकिन रेसिपिएंट का लोकेशन मतलब इसको हम LOR भी बोल सकते हैं, वो स्टेट बी में है, तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, बाकी केसेस में सब में यस है। एक और सिचुएशन समझते हैं, LOS यूनियन टेरिटरी 1 में है और POS यूनियन टेरिटरी 1 में है, सेम स्टेट में। ठीक है, सेम यूनियन टेरिटरी में, और LOR मतलब रेसिपिएंट का लोकेशन यूनियन टेरिटरी 2 में है, तो इस केस में भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ आ गई होगी बात? बाकी एग्जांपल आप देख लेना, क्रक्स आपको समझ में आना चाहिए। दोबारा सुनिए, LOS POS स्टेट ए में है और LOR स्टेट बी में है,
टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। इस पर बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए अब समझते हैं टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। टीसीएस किसको कलेक्ट करना होगा? ईसीओ के थ्रू करना हो, ईसीओ को टीसीएस कलेक्ट करना होगा। किससे? सप्लायर से। ठीक है, कब? देखिए, अगर ईसीओ सप्लायर ईसीओ के थ्रू रेसिपिएंट को सप्लाई देता है और रेसिपिएंट कंसीडरेशन ईसीओ को देता है और ईसीओ फिर सप्लायर को वो कंसीडरेशन पास ऑन करते हैं, रेसिपिएंट का दिया हुआ कंसीडरेशन ईसीओ अगर सप्लायर को पास ऑन करता है तो फिर टीसीएस कलेक्शन की लायबिलिटी है किस पर? ईसीओ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर। अब ये टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 95 वाले नोटिफाइड सर्विसेज पर, टीसीएस कलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। ईसीओ लायबल है जो कि एजेंट की कैटेगरी में फॉलो नहीं करता है, वो टीसीएस कलेक्ट करेगा। टीसीएस की रेट आपकी है 0.50%, 0.50%। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई का मामला हुआ तो सीजीएसटी कितना होगा इसके अंदर? टीसीएस की रेट के अंदर सीजीएसटी कितना होगा? 0.25%। और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी कितना होगा? 0.25%। तो टोटल कितना बनेगा? 0.50%। लेकिन अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी कितना होगा? 0.50%। तो याद क्या रखोगे आप कि टीडीएस की रेट 2% है और टीसीएस की रेट 0.50% है। पिछली बारी अमेंडमेंट हुआ था ये। ठीक है, पहले ये 1% हुआ करती थी लेकिन इसको गवर्नमेंट ने अब 0.50% कर दिया है। तो ये टीसीएस कलेक्शन होगा किस पर, किस अमाउंट पर होगा? नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब जैसे सप्लायर ने ईसीओ के थ्रू जो रेसिपिएंट को सप्लाई दी थी उसमें से रेसिपिएंट ने कुछ सप्लाई रिटर्न कर दी थी, तो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैसे आएगा? जो सप्लायर ने सेल की थी, चाहे गुड्स की चाहे सर्विस की, जो भी उसने सेल की थी, सप्लाई की थी, उसमें से रिटर्न, सेल्स रिटर्न लेस हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें से सेल्स रिटर्न लेस हो जाएगी, तब जाके नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा। इस बात को हम यहां पर पढ़ेंगे। चलिए, तो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड थ्रू इट, जो ईसीओ के थ्रू की गई सप्लायर ने, और टीसीएस कलेक्शन की लायबिलिटी ईसीओ पर आती है तभी जब कंसीडरेशन विथ रिस्पेक्ट टू, क्या दे रखा है? कंसीडरेशन विथ रिस्पेक्ट टू सच सप्लाई इज टू बी कलेक्टेड बाय ईसीओ। जब रेसिपिएंट से कलेक्शन ईसीओ करेगा और ईसीओ वो कंसीडरेशन सप्लायर को पास ऑन करेगा, ठीक है, वहां पर ईसीओ पर आ जाती है टीसीएस कलेक्शन की लायबिलिटी। समझे बात? अब नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैसे आएगा ये मैं आपको बता चुका हूं। जो भी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है उसमें से अगर कोई सप्लाई रिटर्न हुई है, सेल्स रिटर्न लेस हो जाएगा, तो हम इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलते हैं ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तब जाके आपके नेट सेल्स आती है, वही कहलाएगी आपकी नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। और क्या ये सप्लायर वाइज देखेंगे? हाँ, ईसीओ काफी सारे सप्लायर्स की सप्लाई करता है, तो ये सब वो नेट वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई सप्लायर वाइज निकालेगा, हर सप्लायर का इंडिविजुअली निकालेगा। समझे बात? उस पे उसको 0.5% टीसीएस कलेक्शन करना है, किससे? सप्लायर से। ठीक है, और कब करना है? जब रेसिपिएंट से वो कंसीडरेशन कलेक्ट करता है ईसीओ और सप्लायर को पास ऑन करता है, एट दैट टाइम उसे सप्लायर से टीसीएस कलेक्शन करना होगा। और इसकी क्रेडिट किसको मिलेगी? सप्लायर को मिलेगी, क्योंकि टीसीएस कलेक्शन किससे हुआ है? सप्लायर से हुआ है। तो इस टीसीएस की क्रेडिट किसको मिलेगी? सप्लायर को मिलेगी। जो एक्चुअल सप्लायर ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है उसको इस टीसीएस की क्रेडिट मिलेगी। और ये क्रेडिट उसके कहां रिफ्लेक्ट होगी? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। चाहे टीडीएस की क्रेडिट हो चाहे टीसीएस की क्रेडिट हो, वो रिफ्लेक्ट डिडक्टिव जो भी पर्सन है उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होती है, क्रेडिट लेजर में नहीं। अब समझते हैं कि डिपार्टमेंट के पास ये जो ईसीओ से टीसीएस कलेक्ट करने का पावर है ये अलग है और अदर मोड्स ऑफ रिकवरी अलग है। इसका मतलब ईसीओ से जीएसटी डिपार्टमेंट टीसीएस कलेक्ट करने का तो पावर है ही जीएसटी डिपार्टमेंट के पास, और वो अदर मोड ऑफ रिकवरी से भी ईसीओ से ये टीसीएस कलेक्ट कर सकता है। अब एक बात समझना, ये जो ईसीओ ने टीसीएस कलेक्शन किया है सप्लायर से,
ये उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होगा। कब तक डिपॉजिट कराना होगा? जिस महीने वो टीसीएस कलेक्ट किया गया है उसके अगले महीने की 10 तारीख तक उसे ये टीसीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। इसके अलावा ईसीओ पर एक और लायबिलिटी है, उसे एक मंथली स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। मंथली स्टेटमेंट ईसीओ को फाइल करना पड़ेगा, जीएसटीआर 8 में इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन सबमिट करना होगा कि उसने अलग अलग सप्लायर्स के लिए जो उसके थ्रू सप्लायर्स ने सप्लाई की है वो क्या है, और उसके अंदर रिटर्न कितना हुआ है, वो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, उसको मंथली स्टेटमेंट फाइल करना होगा जीएसटीआर 8। उसके अंदर इन सारे ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्टिंग करनी होगी ईसीओ को। कब तक करनी होगी? उस मंथ एंड के 10 तारीख तक। इसका मतलब टीसीएस डिपॉजिट भी अगले महीने की 10 तारीख तक करना है और मंथली स्टेटमेंट जीएसटीआर 8 भी अगले महीने की 10 तारीख तक फाइल करना है ईसीओ को। अब क्या ये टाइम लिमिट, जीएसटीआर 8 की फाइल करने की टाइम लिमिट, क्या कमिश्नर, चाहे वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी कमिश्नर हो, वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में और नोटिफिकेशन इश्यू करके इस टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकता है। अब बात करते हैं, क्या ईसीओ को एनुअल स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ेगा? यस, एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना होगा ईसीओ को इन जीएसटीआर 9B। देखिए, मंथली स्टेटमेंट जीएसटीआर 9, एनुअल स्टेटमेंट जीएसटीआर 9B ईसीओ को फाइल करना होगा। ठीक है, तो मंथली भी करना होगा और एनुअल भी करना होगा। उसके अंदर वही चीजें रिपीट करनी होगी कि एक्चुअल सप्लायर ने इस ईसीओ के थ्रू कितनी आउटपुट सप्लाई दी है और उसमें से रिटर्न कितना हुआ है, चाहे गुड्स का चाहे सर्विस का। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बतानी होगी, चाहे मंथली स्टेटमेंट है जीएसटीआर 8, चाहे एनुअल स्टेटमेंट है जीएसटीआर 9B, उसके अंदर रिपोर्टिंग सेम है। अब बात करते हैं, ये जीएसटीआर 9B मतलब एनुअल स्टेटमेंट ईसीओ को कब तक फाइल करना होगा? फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद से, तो 31 दिसंबर आएगी तब तक फाइल करना होगा। और क्या ये टाइम लिमिट ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है बाय रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग? यस, नोटिफिकेशन इशू करके वो ये टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकता है एनुअल स्टेटमेंट फाइल करने की। अब बात करते हैं, ईसीओ सपोज एनुअल स्टेटमेंट जीएसटीआर 9B फाइल कर चुका है, उसके बाद फाइल करने के बाद, एनुअल स्टेटमेंट फाइल होने के बाद उसको उस एनुअल स्टेटमेंट में कुछ मिस्टेक, एरर और ओमिशन नजर आते हैं, तो इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स नजर आते हैं, लेकिन स्क्रूटनी, ऑडिट और इंस्पेक्शन वगैरह की वजह से नहीं, उसको अपने ओन मोशन पर ईसीओ को खुद कुछ ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स नजर आते हैं एनुअल स्टेटमेंट में, तो उस सिचुएशन में वो उस एनुअल स्टेटमेंट को रेक्टिफाई कर सकता है। रेक्टिफिकेशन कैसे करेगा? जो मिस्टेक रह गई थी उसको, जब उसको ये एरर और ओमिशन नोटिस हुआ, पता पड़ा, उस महीने का जब मंथली स्टेटमेंट फाइल होगा उसके अंदर रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स एनुअल स्टेटमेंट के अंदर पाए गए, उनका रेक्टिफिकेशन जब ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स नोटिस में आए उस महीने के मंथली स्टेटमेंट में रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। एनुअल स्टेटमेंट का रेक्टिफिकेशन मंथली स्टेटमेंट में हो रहा है, तो ये रेक्टिफिकेशन कब तक पॉसिबल है? और ये रेक्टिफिकेशन में अगर टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है, टीसीएस बढ़ रहा है, तो वो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पेमेंट होगा 18% पर एनम की इंटरेस्ट के साथ। लेकिन ये रेक्टिफिकेशन एक पर्टिकुलर डेट के बाद नहीं किया जाएगा, लास्ट टू लास्ट कब तक हो सकता है? एनुअल स्टेटमेंट में रेक्टिफिकेशन फाइनेंशियल ईयर एंड से 30 नवंबर तक, और वो रेलेवेंट एनुअल स्टेटमेंट फाइल करने की जो एक्चुअल डेट है, रेलेवेंट एनुअल स्टेटमेंट फाइल करने की जो एक्चुअल डेट है, विच एवर इज अर्लियर, तक आप ये रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, इसके बाद नहीं। अब सुनिए, जो सप्लायर है जिसने ईसीओ के थ्रू सप्लाई दी थी, उसको ये टीडीएस की क्रेडिट उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे ही ईसीओ मंथली स्टेटमेंट फाइल करेगा जीएसटीआर 8, वैसे ही इधर सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो टीसीएस की क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अब समझना एक छोटी सी बात कि जीएसटी अथॉरिटी, लेकिन वो डेप्यूटी कमिश्नर से बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए, नोटिस इश्यू कर सकता है ईसीओ को और उसको बोल सकता है कुछ डिटेल फर्निश करो। कौन सी डिटेल फर्निश करो? कि कितनी सप्लाई आपके थ्रू हुई, कितनी सप्लाई एक पर्टिकुलर पीरियड में आपके थ्रू कुछ सप्लायर्स ने की, आपके थ्रू कितनी सप्लाई हुई, ईसीओ आपके थ्रू कितनी सप्लाई हुई ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड, और आपके पास कितना स्टॉक हेल्ड है। सुनिए,
स्टॉक हेल्ड बाय सप्लायर्स मेकिंग सप्लाई थ्रू सच ईसीयू। सुनिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। जो सप्लाई ईसीयू के गोडाउन और वेयरहाउस में अपना माल रखते हैं, ध्यान से सुनना, जो सप्लायर ईसीओ के थ्रू सप्लाई करते हैं और अपना स्टॉक वो ईसीओ के गोडाउन और वेयरहाउस में रखते हैं, उन सप्लायर्स को रजिस्ट्रेशन के वक्त क्या करना होगा, उस ईसीओ के गोडाउन और वेयरहाउस को अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना होगा। ठीक है, किसका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो ईसीओ का वेयरहाउस या गोडाउन। किसका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा, वो सप्लायर का माना जाएगा। ठीक है, कारण सप्लायर उस ईसीओ के गोडाउन और वेयरहाउस के थ्रू सप्लाई कर रहा है, तो सप्लायर को वो ईसीओ का गोडाउन और वेयरहाउस अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा अपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो ईसीओ को नोटिस आएगा कि आपने सप्लाई क्या की और कौन से सप्लायर्स आपके गोडाउन को, आपके वेयरहाउस को अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बता रहे हैं। ये ईसीओ को डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी अगर नोटिस आए तो। और ईसीओ को अगर ऐसा नोटिस आता है तो उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी 15 वर्किंग डेज के अंदर। नोटिस होने की डेट से 15 वर्किंग डेज के अंदर उसको ये इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी। और अगर वो ये इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं कर पाया तो उस केस में उस पर सेक्शन 122 के पेनल एक्शन लिए जाएंगे। 122 के पेनल एक्शन तो लिए ही जाएंगे, उस पर पेनल्टी इंपोज होगी जो कि 25,000 रुपए तक हो सकती है। अब कुछ छोटी छोटी बातें समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग अपनी वेबसाइट बना देते हैं और अपनी वेबसाइट के थ्रू सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विस की, तो क्या उस केस में वो ईसीओ है? यस। अगर हम टेक्निकली देखें, सेक्शन 2+44, सेक्शन 2+45 के हिसाब से वो ईसीओ तो है, बट वो सप्लायर भी है। मतलब कोई सप्लायर खुद का ही ईसीओ बन गया तो उस केस में टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। जहां पर एक्चुअल सप्लायर अलग है पार्टी और ईसीओ अलग पार्टी है, वहां पर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो अगर कोई अपनी वेबसाइट बनाकर सप्लाई दे रहा है सप्लायर, तो वो सप्लायर भी है, ईसीओ भी है, बट उस पर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। उस पर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इस केस में टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल कहां होते हैं, जहां पर ईसीओ रेसिपिएंट से कंसीडरेशन कलेक्ट करके सप्लायर को पास ऑन करता है, वहीं पर तो टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। अब इस केस में सप्लायर ही ईसीओ अपना खुद है, तो उस केस में वो ईसीओ सप्लायर को तो कंसीडरेशन पास करेगा नहीं, रीजन दोनों सेम पार्टी है, तो उस केस में टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते। लेकिन हाँ, उस केस में उस सप्लाई पर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो तो लगेगी ही, वो तो लगेगी ही। ठीक है, तो जीएसटी की प्रिवेलिंग टैक्स रेट उस टैक्सेबल उस ट्रांजैक्शन पर, उस सप्लाई के ट्रांजैक्शन पर लग जाएगी। अब एक छोटी सी बात और समझते हैं। बेसिकली हम सीजीएसटी रूल्स का रूल 12 पढ़ रहे हैं। हम एक कॉमन पॉइंट पढ़ रहे हैं जो टीडीएस डिडक्टर और टीसीएस कलेक्टर दोनों पर एप्लीकेबल होगा। हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सेक्शन 24 पढ़ चुके हैं कि अगर कोई टीडीएस डिडक्टर है या टीसीएस कलेक्टर है, उनको जीएसटी में कंपल्सरली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है, और इसके लिए वो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में जीएसटी की पोर्टल पर ऑनलाइन, और ड्यू वेरिफिकेशन के बाद प्रॉपर ऑफिसर उनको 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, 3 वर्किंग डेज के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। और वो चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो, या कुछ इंक्वायरी हुई या कुछ अदर प्रोसीडिंग्स हुई और प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि इसका तो ये पर्सन टीडीएस डिडक्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल नहीं है, अब लायबल नहीं है, या टीसीएस कलेक्ट करने के लिए अब लायबल नहीं है, तो वो प्रॉपर ऑफिसर उस पर्सन का टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर वाला रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। और इसके लिए प्रॉपर ऑफिसर को कैंसिलेशन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सीजीएसटी रूल्स का रूल 22 में जो कैंसिलेशन प्रोसीजर दे रखा है वो प्रॉपर ऑफिसर को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके साथ कंप्लीट हुआ आपका टीडीएस टीसीएस चैप्टर का रिवीजन।